हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के रिगार्डिंग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती क्या है? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मींस टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी। कि एक कंपनी को कितनी अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक किया गया था आपका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और दूसरा किया गया था रेट ऑफ रिटर्न रेशियो। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो में हम प्रॉफिट और सेल के बीच में रिलेशन शो करते हैं, और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न रेशियो में हम प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन शो करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और सेकंड कौन सा था आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है ना? तो उसके रिगार्डिंग हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न रेशियो के बारे में। तो इसको फर्दर 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दोनों को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी और रेट ऑफ रिटर्न को भी, जिसमें से हम कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन आता है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। जैसे इसका नाम है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है ये? इट शो द मार्जिन लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो आपके पास बचता है उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। इट मेजर द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितनी अच्छे से आपने प्रोडक्शन किया और क्या प्राइस रखा है, इसके बारे में भी ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमें बताता है। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते थे आपको याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो एक साइड लिखते हैं, इसकी डेबिट साइड आप बोल सकते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं सेल और आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों को जब हम एडलेस करते हैं तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आता है। तो इसके रिगार्डिंग ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, क्या? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन सब के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन लास्ट में। तो ग्रोस प्रॉफिट वहां याद रह जाएगा ना आपको, क्या होता है ये? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अगर आप कवर कर लो तो उसको ग्रोस प्रॉफिट में बोल देते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मींस इट शो द अर्निंग लेफ्ट आफ्टर अर्निंग लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। कि शेयर होल्डर के लिए जो पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। लाइक इसमें सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जबकि नेट प्रॉफिट जो रेशियो होती है उसके अंदर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंसिंग, प्राइसिंग और टैक्स मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट होता है ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं, यानी कि ये ओनर का होता है। किसका होता है? ये ओनर का। इसमें सारे खर्चे लेस होते हैं। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग भी, सेलिंग भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो टैक्स पे करना है वो भी, उसके बाद बचता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ये परसेंटेज में आपका निकल जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना? ये ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते थे, ये पीएनएल अकाउंट से बनाते थे। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। इट शो द एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी मैनेजमेंट बाय कंपेयरिंग द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किससे कंपेयर करना है? टू नेट सेल। कि नेट सेल से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो कंपेयर करते हो उसके थ्रू आप निकाल सकते हो क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग मतलब किसी बिजनेस को रन करते टाइम जो खर्चे आते हैं वो, उसको मैनेजमेंट कैसे हैंडल करता है, ये इस रेशियो से हमें पता चलता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ठीक है ना? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि सारा का सारा तो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा, प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड हम करते हैं।
ये याद है। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, लाइक आपने मशीनरी को सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट लगा दी, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस रन करने से पैसा अर्न करते हैं वो ऑपरेटिंग, और जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस से पैसा अर्न नहीं करते वो नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐड करेंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ROTA, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। जो ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके वे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ये सेल के बेस पर है, किसके बेस पर है, सेल के बेस पर। कौन कौन सा, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है ना। इनका बेस क्या है, देखो इसमें भी सेल नीचे, इसमें भी बेस सेल, इसमें भी बेस सेल होता है। तो आपको याद हो तो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, जिसमें हम प्रॉफिट और सेल का रिलेशन दिखाते हैं, किसका दिखाते हैं, प्रॉफिट और सेल का रिलेशन। और सेकंड हमने पार्ट में पढ़ा था रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का लिंक दिखाते हैं। तो वो अब आगे जो हम कर रहे हैं वो रेट ऑफ रिटर्न के रिगार्डिंग कर रहे हैं सेकंड मेथड में। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, कि जो आपने पैसा जो टोटल एसेट पे लगाया उससे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। इट प्रोवाइड हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी इज एबल टू जनरेट, कहां से जनरेट करती है, फ्रॉम इट्स एसेट्स, कि एक कंपनी जो उसने एसेट परचेज की है उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये देखना होता है आपका रिटर्न ऑन टोटल एसेट बेस पे। कर लोगे ना, आसान सा ही है। फॉर्मूला क्या है इसका, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 1 - T का मतलब होता है क्या, आफ्टर टैक्स। क्या होता है, आफ्टर टैक्स। जब हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो PBIT क्या होता है, 1 - T टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको याद रखना है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ये क्या होता है, इट्स शो द परसेंटेज, जिसके भी साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई किया गया है वो सारे के सारे क्या हैं, परसेंटेज में आपको शो करते हैं। हायर द नंबर द मोर एफिशिएंट ए कंपनी मैनेजमेंट इज एट मैनेजिंग इट्स बैलेंस शीट टू जनरेट प्रॉफिट, यानी कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट का जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो परसेंटेज आएगी ROTA की, जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब हम मानेंगे कि वो कंपनी अपनी एसेट से उतना ज्यादा अर्न कर रही है, ठीक है ना। यानी कि हायर अगर इसका आपका आंसर आएगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कंपनी की। हो जाएगा ना यहां तक तो यार। तो वैसे ही अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर आंसर इसका ज्यादा आता है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर हाई है तो हम बोलेंगे ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो हाई है तो ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर आता है 5th पॉइंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड इन्वेस्टेड इन द फर्म, यानी कि यहां पर आप सिर्फ ये देखोगे कि जो आपने इक्विटी और डेब्ट दोनों से जो पैसा लिया है, यानी कि टोटल वर्थ होगी नेट, एवरेज नेट वर्थ, यानी कि टोटल वर्थ निकाल लिया, टोटल जो बिजनेस के अंदर पैसा अलग अलग सोर्सों से लिया गया वो निकाल लिया। अब उस 100% में से इक्विटी का शेयर कितना है वो निकालने के लिए हम पढ़ते हैं ROE, ठीक है ना। इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड, जो आपने इक्विटी से पैसा लिया बिजनेस के अंदर डाल दिया, अब उस पोर्शन से कितना आप अर्न कर रहे हो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोनों शामिल होते हैं, इक्विटी का शेयर भी और प्रेफरेंस का भी। अगर हम प्रेफरेंस का पे कर देंगे तो आप ऊपर ये भी लिख सकते हो, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कि जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है उसके रिगार्डिंग। तो ROE का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एवरेज नेट वर्थ इनटू 100। और फिर आता है 6th पॉइंट आपका, यानी कि 5th पॉइंट आपको याद हो जाएगा ना, क्या है, अगर ये रेशियो ज्यादा है
इट मींस हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बनाते हैं, ये क्या इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी? इट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड इन दी फर्म, कि एक ओनर ने, क्योंकि इक्विटी वाले क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के, तो उन्होंने जो पैसा लगा रखा है उससे कितना अर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। सिक्स्थ आता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसको हम बोलते हैं। इट इज ए फाइनेंशियल रेशियो, कैसे रेशियो है ये? फाइनेंशियल रेशियो दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है? अर्निंग अवेलेबल ऑन ईच इक्विटी शेयर, याद रखना ईच इक्विटी शेयर, अर्निंग पर यानी कि ईच, यानी कि अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? एक शेयर पर आप कितना कमा रहे हो हेल्ड इन ए कंपनी। मान लिया कि आपने 100 शेयर खरीद लिए रिलायंस कंपनी के और आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट होता है, यानी कि 100 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपए, 10,000 शेयर की वैल्यू है 100 शेयर की वैल्यू है 10,000। तो अगर आपको बोले कि एक शेयर कितने का हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 10,000 डिवाइड बाई 100 शेयर, तो आपका आ जाएगा 100 रुपीज पर शेयर। तो इसलिए क्या है ईपीएस? पहली बात तो जो इक्विटी के लिए बचेगा वही जो यहां पर था सेम यहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ इक्विटी के लिए बचा है, और नीचे क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर टोटल कितने थे। लाइक मैंने बता दिया कि 10,000 रुपए है, डिवाइड बाय 100 शेयर, तो 100 पर शेयर आ जाएगा। तो ये था आपका ईपीएस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इसमें 100 को मल्टीप्लाई नहीं करना, ईपीएस का ये आपने नोटिस किया हो तो फॉर्मूले में लिखा नहीं गया है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर इक्विटी शेयर होल्डर ये चाहता है कि उसके शेयर की रियल वैल्यू क्या है वो पता कर सके। नेक्स्ट है 7th डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसको हम डीपी रेशियो भी बोलते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो मींस proportion of earning that are distributed to the shareholder, भाई जितना आपने टोटल अर्न किया है उसका कितना पार्ट आप एज ए डिविडेंड पे करने वाले हो शेयर होल्डर को, ये बताता है हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको डीपी रेशियो भी बोल सकते हैं या सिंपल पे आउट रेशियो भी इसको बोल देते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो या फिर पे आउट रेशियो, बात एक ही है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिविडेंड पेड, यानी कि सिर्फ इक्विटी को जो डिविडेंड पे करें वो, ना कि प्रेफरेंस को, ये ध्यान में रखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जितना बचा है, मान लिया सब प्रॉफिट में सब कुछ लेस करने के बाद आपको 1 लाख रुपया बच गया, उस 1 लाख रुपए में से कितना दे रहे हो एक्चुअल में आप, ठीक है ना, यानी कि डिविडेंड कितना पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। तो एक फॉर्मेट बनाया है, तो आप अगर ये कर लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्या है? सबसे पहले सेल होता है, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, फिर जो आएगा उसको कंट्रीब्यूशन या सी बोल देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, तो हमारे पास आ जाएगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर आप बोल सकते हो या इसको अर्निंग बिफोर भी बोल देते हैं, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अर्निंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ईबीआईटी दे दे तब भी यही बात है, और पीबीटी दे दे तब भी, पीबीआईटी दे दे तब भी, इनके अर्निंग या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकाला, हम इसकी बात करते हैं हर जगह, ये आपका बेस होता है, हर क्वेश्चन में जो हम लेके चलते हैं ये बेस होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे? जितना आपने माल बेचा उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस पूरे के ऊपर, यानी कि इस कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो पहले से ही अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस पे है, उसको मैं साथ में अटैच कर दूंगा, लास्ट में जब आपका ये सेशन खत्म होगा तो उसके एंड में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ईबीआईटी के ऊपर, पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अगर वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस कर दें, क्या लेस कर दें?
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो हमारे पास आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है। क्या ये आफ्टर इंटरेस्ट है। तो यहां पर आई था इंटरेस्ट, इसको पे कर दिया तो यहां पर आई कैंसिल कर दिया हमने, तो पीबीआईटी, पीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीबीटी। इसमें से जो गिवन टैक्स की रेट अगर वो भी लेस कर दे तो क्या बच जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बच जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। ठीक है ना। अब इस जो प्रॉफिट बच गए ये अब सिर्फ शेयर होल्डर का है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस का, इक्विटी तो इक्विटी, दोनों के रिगार्डिंग। अगर सबसे पहले हम आपको पता हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी से पहले पेमेंट करनी होती है, तो सबसे पहले क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि अब जो पैसा बचा हुआ है वो सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर इसको डिवाइड कर दे, क्या यहां पर माइनस नहीं है, यहां पर क्या सिंबल है? डिवाइड। अगर हम डिवाइड कर दें जितना पैसा इक्विटी के लिए बचा हुआ उसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्या आ जाएगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यानी कि एक बिजनेस जो अर्न करता है सेल से लेके ईपीएस तक की सारी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड हो जाती है, सेल से लेकर कहां तक है? ईपीएस तक। ठीक है ना, अर्निंग पर शेयर। अभी देखिए ये पोर्शन अभी जो हम कर रहे हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो में, हमारा फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर ये घटा दे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना। उस पैसे में से कितना आपने डिविडेंड दिया वो क्या बताता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। होप सो उस टेबल के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आते हैं प्राइस अर्निंग शेयर, सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में कुछ बातें, लाइक ये कैसा होना चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर हाई है का मतलब क्या है? ये शो करता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट इनफ है, इसलिए वो अपने डिविडेंड यानी इसलिए अपने शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है ना। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो के चक्कर में आता है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर के चक्कर में, सॉरी अर्निंग पर शेयर क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में, इट रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रोथ इन द फर्म। यानी कि इन्वेस्टर जो पैसा कंपनी के अंदर लगाएगा वो फर्म की ग्रोथ के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? अर्निंग, फर्म की अर्निंग के बारे में, रीजनेबलनेस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। यानी कि जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है? किसके रिगार्डिंग? फर्म की अर्निंग के रिगार्डिंग और फर्म के मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर के रिगार्डिंग। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो आप ऊपर लिख सकते हो प्राइस, नीचे क्या लिख सकते हो? अर्निंग। प्राइस कौन सा? सर मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पीई रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग प्राइस पर शेयर। ईपीएस कैसे निकालते हैं वो आपको है ही गिवन कि ईपीएस कैसे निकालते हैं कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उससे निकल जाएगा क्या? अपना ईपीएस। और मार्केट प्राइस पर शेयर ये गिवन होता है। तो इसके थ्रू भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऊपर आएगा मार्केट प्राइस और नीचे क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना। न्यूमरेटर में मार्केट प्राइस और डिनोमिनेटर में अर्निंग पर शेयर आता है। यानी कि जब एक इन्वेस्टर फर्म की अर्निंग के बारे में सोचता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और लास्ट वन आता है डिविडेंड यील्ड मेथड या डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्या है ये? इट शो हाउ मच ए कंपनी पे आउट इन डिविडेंड ईच ईयर रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। स्टॉक प्राइस बोल लो या फिर आप मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो। डिविडेंड यील्ड यानी कि ओवरऑल डिविडेंड कितना पे कर रहा है, उसका मार्केट प्राइस क्या है और डिविडेंड हम कितना पे करते हैं। तो यानी कि डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस का रिलेशन शो किया गया है। तो डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा होगा इट मींस वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला एक तो ये है ही है आपका ईपीएस का, और आप ऊपर लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा गया प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, ये भी आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो।